ना अब शुरू करते हैं हमारा लॉ, जिसका नाम है कस्टम्स एक्ट 1962। तो 1962 में ये एक्ट बन गया। अब बेसिकली ये है क्या, पहले इसको समझना पड़ेगा कि कस्टम्स एक्ट है क्या, राइट। तो देखो, सबसे पहले उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ कस्टम ड्यूटी एंड डेफिनेशंस कुछ दियो, ये पहला चैप्टर है हमारा। तो हम चालू करते देखो क्या कस्टम मतलब क्या बेटा। सबसे पहले तो आपको इसका लिटरल मीनिंग क्या है। कस्टम मतलब ट्रेडिशन। सो पुराने जमाने में क्या होता था, एकदम राजा महाराजा जब इंडिया में थे उस समय क्या होता था कि जो गुड्स है, मतलब दूसरे कंट्री के लोग इंडिया में लाते थे बेचने के लिए, राइट, और वो इंडिया में वो गुड्स को बेचते। लेकिन अब आप दूसरे कंट्री से हमारे इंडिया में यहां पे बिजनेस कर रहे हो, अरे तो भाई यहाँ के राजा लोग जो है उनको कुछ तो भी आपको देना पड़ेगा। आप दूसरे कंट्री से हमारे इंडिया में आओगे और बिजनेस करके चले जाओगे, हमें कुछ दिए भी ना, ऐसा होगा क्या? आप पैसा कमा के लेके जाओ, ऐसा होता है नहीं। तो ये जो पुराने जमाने के लोग हैं वो इंडिया में आके जब बिजनेस करते थे तो ये इंडियन राजा महाराजा लोगों को उनको कुछ देना पड़ता एज अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड, राइट। और वही कस्टमरी प्रैक्टिस, मतलब वो जमाने की कस्टमरी प्रैक्टिस आज तक फॉलो है, बस उसका एक फॉर्मलाइज्ड नाम दिया गया एंड दैट फॉर्मलाइज्ड नेम इज कस्टम ड्यूटी। कोई भी चेंज नहीं है गाइज, वैसे ही सब कुछ चलते आ रहा है, वही कस्टमरी प्रैक्टिस आज भी चलते आ रही, बस उसका नाम फॉर्मलाइज्ड नाम दिया गया कस्टम ड्यूटी। सर इसका ही मतलब आप ये बताना चाहते हो कि दूसरे कंट्री से अगर कोई भी गुड्स आते हैं हमारे इंडिया में, दूसरे कंट्री से कोई भी गुड्स अगर हमारे इंडिया में आएंगे तो उसके ऊपर हमें एक ड्यूटी देना पड़ेगा, जिसका नाम मैंने बोला कस्टम ड्यूटी। सर एक छोटा सा सवाल है, हम बहुत बार सुनते हैं सर टैक्स और कभी सुनते हैं ड्यूटी। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैक्स एंड ड्यूटी? यस, ग्रेट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स। तो देखो, टैक्स हमेशा इनकम अर्न एक्टिविटीज पे लगता है। इनकम अर्न एक्टिविटी मतलब क्या बेटा, कि जैसे आपके पापा सैलरी कमा रहे, मैं बिजनेस प्रोफेशन से पैसा कमा रहा हूं, तो इसके ऊपर लगता है टैक्स, इनकम अर्न एक्टिविटीज। और ये ड्यूटी जो रहती है ये लगती है गुड्स या फिर सर्विसेज पे, राइट। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। और भी बहुत सारे अपन देखेंगे आगे, लेकिन अभी बेसिक समझ लो कि टैक्स इज ऑलवेज लेविएबल ऑन व्हाट बेटा, इनकम अर्न एक्टिविटीज, जबकि ड्यूटी जो लगती है ये गुड्स एंड सर्विसेज पे लगती है। ओके, तो देख वहां पे वो लिखा है जो मैंने अभी बताया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिखा है। इन एंशिएंट टाइम्स मतलब पुराने जमाने में, द मर्चेंट एंटरिंग इनटू किंगडम हैड टू मेक a suitable gift to the kings as a token of gratitude, है ना। टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड के तौर पे ये एक गिफ्ट दिया जाता था। दिस कस्टमरी प्रैक्टिस इज कैरीड आउट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और ये जो प्रैक्टिस है कस्टमरी प्रैक्टिस मतलब पुराने जमाने की प्रैक्टिस, इट इज कैरीड आउट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड इन द कोर्स ऑफ टाइम दिस कस्टम वॉज फॉर्मलाइज्ड इनटू कस्टम ड्यूटी। बस उसका एक फॉर्मलाइज नाम दिया गया। ये तो प्रैक्टिस बहुत पुरानी है ना, कस्टमरी प्रैक्टिस, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, कस्टम मतलब ट्रेडिशन, बस इसका एक फॉर्मलाइज नाम दिया जिसका नाम हो, जिसको हम बोल रहे हैं कस्टम ड्यूटी। द टर्म कस्टम डिराइव्ड इट्स कलर एंड एसेंस फ्रॉम द टर्म कस्टम विच मीन्स अ प्रैक्टिस और अ कोर्स ऑफ एक्शन दैट कैरेक्टरिस्टिकली रिपीटेड इन सिमिलर सर्कमस्टांसेस। मतलब क्या बेटा, कि ऐसा नहीं कि एक बार आपने गुड्स लाए और उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी पे की, अब आपको पे करने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, सेम गुड्स के ऊपर नहीं, बट अगर आप दूसरे गुड्स लाओगे तो डेफिनेटली उसके ऊपर फिर आपको ड्यूटी पे करना पड़ेगा, कस्टम ड्यूटी। आप जितनी बार कैरेक्टरिस्टिकली रिपीटेड, जितनी बार एक कोर्स को रिपीट करोगे उतनी बार आपको कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक कि आपने एक बार ला लिए तो अब आपको कोई भी ड्यूटी पे आगे करने की जरूरत नहीं रही, ऐसा नहीं। ओके, देन मीनिंग ऑफ कस्टम ड्यूटी, है ना, ये कस्टम ड्यूटी का मीनिंग है। चालू करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बता दूं। देखो, कस्टम ड्यूटी में दो चीजें, लेवी पहले होता है, लेवी, कोई भी एक्ट में ड्यूटी को या टैक्स को लेवी करना पड़ता है। तो ये लेवी जो होती है कस्टम ड्यूटी की, लेवी किसकी बेटा, कस्टम ड्यूटी की, ये लेवी होगी सेक्शन 12 के तहत, सेक्शन 12 ऑफ कस्टम्स एक्ट, कस्टम्स एक्ट 1962। ओके, ये लेवी इसके तहत ना। अब लेवी होने के बाद, चलो सर समझ गया, लेवी तो होगी मतलब कोई भी गुड्स, ये मान के चलो हमारा इंडिया है ना, बेस लाइन ऑफ इंडिया। ओके, तो ये बेस लाइन, और ये दूसरी कंट्री कोई जापान, ये कंट्री से ये गुड्स इंडिया में आ रहे। ओके, ये कंट्री से गुड्स इंडिया में आए तो इसके ऊपर
कस्टम ड्यूटी लगेगी। यस, ये तो समझ गया सर, कस्टम ड्यूटी पक्का लग जाएगी इनके ऊपर। ग्रेट। अब ये कस्टम ड्यूटी इसके ऊपर लगेगी तो कौन से रेट से लगेगी? मान के चलो मैंने ये शिप है, शिप से कोई गुड्स इंपोर्ट किया, ओके, शिप्स। अब ये शिप में मैंने शूज लाए, एस शूज। अब ये कस्टम ड्यूटी लेवी तो हो जाएगी सेक्शन 12 की तहत, ओके सर, लेकिन कौन से रेट से ड्यूटी? जैसे मान के चलो ये शूज जो मैंने लाए, ये शूज की वैल्यू है 1 लाख रुपए, ओके। अब मुझे इसके ऊपर ड्यूटी कैलकुलेट करना है, तो मुझे रेट लगेगा ना ड्यूटी का, राइट? तो वो रेट देखने के लिए आपको जाना पड़ता है बेटा कस्टम टेरिफ एक्ट में, सीटीए जिसे बोलते हैं, 1975। तो आपको कहां जाना पड़ेगा? कस्टम टेरिफ एक्ट। कस्टम टेरिफ एक्ट में ये मान के चलो ऐसा कस्टम टेरिफ एक्ट रहता है, तो इसमें आपको पूरे गुड्स के रेट्स दिए हुए। जैसे शूज आप इंपोर्ट करते हो तो एग्जाम्पल के तौर पे 10% रेट ऑफ ड्यूटी, फिर आप गोल्ड इंपोर्ट करते हो तो 40% है, फिर आप गन इंपोर्ट करते हो, गन बंदूक, क्या 50%। तो ये सब अलग अलग गुड्स जो आप इंपोर्ट करोगे तो फिर इसके ऊपर, और फिर आप क्या करेंगे, ये शूज के ऊपर कस्टम ड्यूटी लगा देंगे। कस्टम ड्यूटी जिसको प्यार से बेसिक कस्टम ड्यूटी बोलते, बेसिक, BCD, बेसिक कस्टम ड्यूटी। तो ये कितना आएगा एट द रेट ऑफ, जैसे शूज पे कितना रेट, 10%, तो ये 10% लग जाएगा 10,000 रुपीज। आया समझ में आपके? 10,000 रुपीज ड्यूटी लग जाएगा। वेरी सिंपल, कोई भी कठिन नहीं चीज, ओके। तो ये 1 लाख रुपए के ऊपर 10,000 रुपए ड्यूटी लगी। और अभी आने वाला है आगे, लेकिन मैं अभी बता दूं, अभी बात निकली है तो अब ये जो ड्यूटी रहती थी, ये जो BCD है, बेसिक कस्टम ड्यूटी, इसको प्यार से BCD भी बुला रहे, BCD, बेसिक कस्टम। अब इसके ऊपर अब तक मतलब पिछले साल तक क्या होता था कि एजुकेशन सेस लगता था। अभी ये एजुकेशन सेस उन्होंने हटा दिया और उसकी जगह लग गया सोशल वेलफेयर सरचार्ज, राइट? सोशल वेलफेयर सरचार्ज सेस भी बोलते हैं उसको, या शॉर्ट में SWS, सोशल वेलफेयर सरचार्ज बोलते, ओके। और ये लगता है गाइस 10%, लेकिन ये 10% कस्टम ड्यूटी पे, वैल्यू पे नहीं, वैल्यू ऑफ गुड्स पे नहीं, ध्यान देना। दिस इज नॉट ऑन वैल्यू ऑफ गुड्स, दिस इज ऑन कस्टम ड्यूटी। जैसे एजुकेशन से टैक्स पे या ड्यूटी पे लगता है, वैसे ही ये टैक्स या ड्यूटी पे लगे। तो यहां पे SWS, दैट इज सोशल वेलफेयर सरचार्ज, ये फिक्स है एट द रेट ऑफ 10%, फिक्स, ओके। तो ये किस पे लगेगा? ये जो 10,000 का बेसिक कस्टम ड्यूटी है उसके ऊपर 10%, so it comes 1,000 rupees, okay. So we can say total cost of imported goods ये हो जाएगी बेटा 1,11,000 rupees, okay, 1,11,000 टोटल कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टेड। और सिर्फ अगर ड्यूटी पूछा कितनी लगी तो ये 10,000 और ये 1,000, 11,000, ओके, सिंपल ऐसा है। ग्रेट। ना एक छोटा सा पॉइंट और, ये जो कस्टम ड्यूटी है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेवेन्यू। मतलब क्या कि आपने कोई, जैसे ये जूते लाए, एक ही पेयर ऑफ शूज मंगवाया, तो ये बेचने के लिए नहीं मंगवाया, आपने इंपोर्ट किया और ये खुद पहनने वाले हो, तो भी आपको कस्टम ड्यूटी लगी। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेवेन्यू। मतलब आप आगे पैसा कमाने वाले हो नहीं कमाने वाले हो, इससे कोई लेना देना नहीं बॉस। आपने गुड्स मंगवाए, दूसरे कंट्री से गुड्स आए, आपको कस्टम ड्यूटी लगना है। इट इज इमटेरियल वेदर यू आर अर्निंग रेवेन्यू फ्रॉम इट और नॉट, राइट? सो अगर आपने जूते पहनने के लिए लाए तो भी उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा, और अगर आपका जूतों का दुकान है इंडिया में, आपने खरीद के लाया और फिर बेच रहे हो, तो भी कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा, इधर केस, ओके। तो देखो क्या बोलते हैं, the custom duty is the duty on import and export of goods at a specified rate. Specified rate, specified rate कहां दिया मैंने बताया आपको, custom tariff act, okay? Custom duty, it is governed by entry number 83. तो ऐसे एंट्रीज रहते हैं कि कौन से नंबर पे कौन सी ड्यूटी टैक्सेबल है, तो वैसे ही कौन से एंट्री नंबर पे 83 ऑफ यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में बहुत सारे, अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो बहुत सारे गुड्स पे या फिर बहुत सारे एक्ट में टैक्स लगाने के पावर है। जैसे इनकम टैक्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, GST भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, फिर एक कस्टम ड्यूटी भी है।
एक्साइज ड्यूटी भी है। तो ये सब चीजें जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है वो अलग अलग एंट्रीज के थ्रू वो टैक्स लगाए। तो वैसे कस्टम का आपको ध्यान रखना है। कौन सी बेटा? एंट्री नंबर 83, चार्ज एंड कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और एक कौन कहेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। ग्रेट। देन कस्टम ड्यूटी इज अ ड्यूटी एंड हेंस इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेवेन्यू। ये ऑलरेडी बता दिया, रेवेन्यू से इंडिपेंडेंट है। हेंस गुड्स इंपोर्टेड फॉर रिसेल और सेल्फ यूज बोथ। आप रिसेल के लिए ला रहे हो या खुद के कंजम्पशन के लिए, बोथ आर लायबल फॉर कस्टम ड्यूटी। देन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट आर नॉट टू बी कंफ्यूज विथ इंटरनेशनल परचेस एंड इंटरनेशनल सेल। ऐसा कुछ नहीं है कि इंटरनेशनल सेल और परचेस रहा तो हम उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट बोले। इंपोर्ट मतलब क्या? सिंपल, दूसरे कंट्री से इंडिया में लाना इज इंपोर्ट और इंडिया से बाहर भेजना इट इज एक्सपोर्ट। इंटरनेशनल सेल परचेस से कोई लेना देना, दूसरे कंट्री से आया क्या तो इंपोर्ट बोलेंगे, यहां से दूसरी कंट्री में गया तो एक्सपोर्ट बोले। ओके, तो देखो, इट इज मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू इंडिया एंड इंडिया टू आउटसाइड इंडिया। देखो दिया, सिंपल। द ड्यूटी इज ऑन मूवमेंट ऑफ द गुड्स। सेल और परचेस इज नॉट अ क्राइटेरिया टू लेवी द ड्यूटी। यस, गुड्स के मूवमेंट पे ड्यूटी लगी है ना। सेल और परचेस इज नॉट इंपॉर्टेंट, गुड्स का फिजिकल मूवमेंट जरूरी है। यस, if the agent in India gets goods from his overseas principal, then also duty is attracted. Yes, मतलब क्या कि आपकी कोई ब्रांच है, जैसे हमारी एक ब्रांच है एडी क्लासेस की, मान के चलो कहां, यूएस में, तो वहां से मैंने कोई गुड्स मंगवाए तो वो उसके भी ऊपर ड्यूटी लगेगी। तो ब्रांच ट्रांजैक्शन भी है तो भी ड्यूटी के लिए माफ नहीं है, मतलब ड्यूटी लगी। गुड्स कस्टम ड्यूटी इज लेविड ओनली ऑन गुड्स एंड नॉट ऑन सर्विसेज। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड, आपको शायद पता नहीं होगा, दीपिका, यू नो दीपिका, अभी शादी हुई। तो शादी के पहले ऐसी हमारी बात चलती थी, तो मैंने उसको पूछा कि अरे यार वो मेकअप वेकअप कहां से करवा रही है शादी का, है ना। तो उसने बोला कि है एक यूएस का बंदा आशीष, वो करवा के देने के लिए तैयार। बोला अच्छी बात है यार। तो देखो, अब उसने मुझे पूछा आशीष यार टैक्सेशन इंपैक्ट क्या आएंगे इसे। मैंने सोचा नहीं, बोला चिंता मत कर यार, तुझे कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगी, लेकिन हाँ अभी सारा जीएसटी नहीं आया है, तो वो जीएसटी के हिसाब से तुझे टैक्स लग जाएगा, आईजीएसटी। हम देखेंगे बाद में, लेकिन मैंने उसको बता दिया, सजेशन दे। बोले ठीक है यार आशीष, तू होने के बाद हमें क्या प्रॉब्लम है ना, सब कुछ तू ही है, निपट लेगा सब। मैं बोला यस ऑफ कोर्स, डोंट वरी दीपिका। तो एनीवेज, तो वो दीपिका ने जो सर्विस लिया, देखो वहां से ब्यूटी ट्रीटमेंट लिया, सर्विस ली, गुड्स तो है नहीं, तो फिर ये सर्विस पे क्या कस्टम ड्यूटी लगेगी? द आंसर इज नो। तो इसके ऊपर जीएसटी लगेगा, जो अपन बाद में देखेंगे, और वो भी आईजीएसटी क्या है सब समझ में आएगा। ओके, तो देख, कस्टम ड्यूटी इज नॉट लेविड ऑन गुड्स एंड नॉट ऑन सर्विसेज। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज आर नॉट सब्जेक्ट टू कस्टम ड्यूटी, रादर इट इज चार्जेबल बाय जीएसटी एक्ट। वो जीएसटी है, इंपोर्ट भी नहीं एक्सपोर्ट भी। स्पेसिफाइड रेट एज पर चार्जिंग सेक्शन 12 of the Customs Act, मैंने बताया चार्जिंग सेक्शन है। रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी शॉल बी लेविड एज पर कस्टम टैरिफ एक्ट। देखो रेट कहां दिए? कस्टम टैरिफ एक्ट। डिफरेंट गुड्स आर सब्जेक्ट टू डिफरेंट कस्टम। ऑफ कोर्स जैसे बताया, देखो ये डिफरेंट गुड्स है, ये सब पे डिफरेंट ड्यूटी होगी और वो कस्टम टैरिफ एक्ट में दी। ओके, फिर देखो अमेंडमेंट जो बताया मैंने, सोशल वेलफेयर सरचार्ज, ये आया अभी। तो इंपोर्ट ड्यूटी, ध्यान देना, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं, इंपोर्ट ड्यूटी इज फर्दर सब्जेक्ट टू सोशल वेलफेयर सरचार्ज। इंपोर्ट ड्यूटी पे लगेगा। देखो मैंने बताया था यहां पे, ये जो ड्यूटी है इंपोर्ट ड्यूटी मतलब बेसिक कस्टम ड्यूटी, इसके ऊपर सरचार्ज। इंपोर्ट ड्यूटी इज सब्जेक्ट टू सोशल वेलफेयर सरचार्ज। ओके, वैल्यू पे नहीं, गलती मत करना बेटा, मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूं, गलती मत करना, ये ड्यूटी पे सरचार्ज लगता है, वैल्यू पे नहीं, नोट करके रख दो। एंड इज नॉट एप्लीकेबल ऑन एक्सपोर्ट ड्यूटी। हाँ, लेकिन एक्सपोर्ट, सर हमने तो सुना है कि एक्सपोर्ट रहा तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांट्स टू प्रमोट द एक्सपोर्ट। यस, करेक्ट सुना, क्योंकि दूसरे कंट्री की करेंसी हमारे इंडिया में आती है सर। यस, मैं कहा नहीं बोल रहा हूं, बिल्कुल सही सुना। लेकिन कुछ गुड्स ऐसे डियर जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट नहीं करवाना चाहती,
अब एक्सपोर्ट नहीं करवाना चाहेंगे तो ये सब बेनिफिट्स नहीं देती। क्यों? क्योंकि अगर ये उसके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा देंगे, सोचो, तो वो गुड्स के भाव बढ़ जाएंगे, रेट बढ़ जाएंगे, और इफ रेट इज इंक्रीज देन सामने वाला पर्सन आपसे परचेस नहीं करेगा। तो ऐसे कौन से गुड्स है सर जो इंडियन गवर्नमेंट एक्सपोर्ट नहीं करना चाहती? जैसे एग्जांपल में बताऊं, टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स, लेदर, एनिमल स्किन, अल्कोहल, ये सब जो प्रोडक्ट्स है इनके ऊपर गवर्नमेंट एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाती ताकि ये गुड्स का भाव बढ़ जाए और सामने वाला बंदा परचेस ना करे। बट ये एक्सपोर्ट ड्यूटी पे कभी भी ये सोशल वेलफेयर सरचार्ज नहीं लगेगा। ये सिर्फ किस पे लगेगा बेटा? इंपोर्ट ड्यूटी पे ही लगेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी का क्वेश्चन है तो सिर्फ जितना रेट ऑफ ड्यूटी दिया उतना लगा के चले आना है। ओके? और अगर क्वेश्चन इंपोर्ट ड्यूटी का है तो आपको सोशल वेलफेयर सरचार्ज कंपलसरी लगाना है, भले ही क्वेश्चन में ना दिया फिर भी आपको लगाना है 10% ऑफ ड्यूटी। ओके, चलो ग्रेट। फिर देखो एक छोटा सा डायग्राम स्केच निकाल लो और फिर एक अमेंडमेंट आया वो भी बता देता हूं। देखो आप निकाल लो मेरे साथ। ये मान के चलो हमारा बेस लाइन ऑफ इंडिया है। ओके, यहां पे 12 नॉटिकल माइल्स पे, सर क्या बोला आपने? मैंने बोला 12 नॉटिकल माइल, NAUTICL, नॉटिकल माइल्स बार, ये एरिया को कहते हैं बेटा टेरिटोरियल वाटर। तो जैसा मैं वाटर बोल रहा हूं वैसे ऊपर भी 12 नॉटिकल माइल पे एयर रहती, टेरिटोरियल एयर। फिर लैंड, टेरिटोरियल लैंड ऐसे ही बोलते। और ये वाटर समझने के लिए शिप दिमाग में आ जाती इमेजिन, इसलिए फटाफट बता, राइट? तो टेरिटोरियल, सर हमने मिलीमीटर सुना, सेंटीमीटर सुना, किलोमीटर सुन लिया, किलोमीटर तक भी सुन लिया, लेकिन ये नॉटिकल माइल पहली बार सुन रहे। तो देखो बेटा 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.853 किलोमीटर्स। एक नॉटिकल माइल मतलब 1.853 किलोमीटर। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते कि कैलकुलेट द टेरिटोरियल वाटर डिस्टेंस इन किलोमीटर्स, लाइक लोग ऐसा क्वेश्चन नहीं आए। ओके, हाँ, तो ये 1.853 किलोमीटर में समझने के लिए बताया। तो बेस लाइन से टेरिटोरियल वाटर की लिमिट या टेरिटोरियल एयर की या टेरिटोरियल लैंड की लिमिट कितनी है? 12 नॉटिकल माइल्स। ओके, और उसके बाद एक एरिया होता है बेटा जिसे जो 200 नॉटिकल माइल्स पे, 200 नॉटिकल माइल्स, ये अमेंडमेंट हुआ है। जो एरिया को दोनों मतलब दो एरिया है ये। पहला है बेटा इंडियन कस्टम वाटर, इंडियन कस्टम वाटर, या इसे बोलते हैं इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इकोनॉमिक जोन। ओके, तो देखते हैं उसको पढ़ते अपन तो समझ में आएगा। और फिर इसकी इंपॉर्टेंस देखो। सेक्शन 3 टेरिटोरियल वाटर कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड अदर मैरिटाइम एक्ट 1976। क्या एक्ट है? स्पेसिफाइज दैट टेरिटोरियल वाटर एक्सटेंड अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। देखो टेरिटोरियल, और हमें पूरे कस्टम में इसी का ज्यादा काम, तो ये ध्यान में रखो। कितने नॉटिकल माइल्स है? 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन ऑफ इंडिया। दिस इज इंडिया का बेस लाइन। ओके, और ये दिया है 1.1515 माइल्स एंड 1.853 किलोमीटर्स, 1 नॉटिकल माइल। फिर कॉन्टिनेंटल जोन, या इसी को बोलते हैं इंडियन कस्टम वाटर, दोनों नाम से पुकारते हैं, कॉन्टिनेंटल जोन या इंडियन कस्टम वाटर, मीन्स द वाटर एक्सटेंडिंग इनटू सी अप टू लिमिट ऑफ इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। देखो ये कहां तक है बेटा? इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक। और इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का डिस्टेंस कितना है? देखो 200, दैट इज अप टू 200 अंडर सेक्शन 7 ऑफ टेरिटोरियल वाटर कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड अदर मैरिटाइम जोन एक्ट 1976। इट ऑल्सो इंक्लूड बे, गल्फ, हार्बर, क्रीक और टाइडल रिवर्स। ये क्या है? सब वो खाड़ी वाड़ी रहती है, सुना होगा आपने, बे, खाड़ी, दो पहाड़ियों के बीच की जगह है ना, खाड़ी, बे, हार्बर, गल्फ, रिवर, ये सब चीजें ये इंडियन कस्टम वाटर में इंक्लूड, मतलब ये सब जो भी चीजें वो सब इंडियन कस्टम वाटर में आए। और ये कितना किलोमीटर नॉटिकल माइल रहेगा? 200 नॉटिकल माइल्स। ओके, इतना ही डिस्टेंस किसका रहता है? मैंने बताया इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का। तो देखो
इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एक्सटेंड अप टू 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल। ओके, और फिर 200 नॉटिकल माइल के बाद, मतलब इसके बाद, इट इज कॉल्ड एज हाई सी। और ये हाई सी पे एवरी कंट्री हैज इक्वल राइट्स, हर कंट्री का इक्वल राइट होता है क्या हाई सी के। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट बेसिक्स, टेरिटोरियल वाटर, इंडियन कस्टम वाटर एंड इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ओके, नीचे का पार्ट देखने से पहले इनकी इंपॉर्टेंस क्या है वो पहले समझ लेते। तो अगले पेज पे देखो, इंपॉर्टेंस दी, ये एग्जाम में कई बार पूछते हैं, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर दो, इंपॉर्टेंस को इंपॉर्टेंट मार्क। ओके, चलो तो ये क्या है इंपॉर्टेंस, देखते। एक शायरी बता देता हूं आपको, मैं अच्छा शायर भी हूं, तो एक शायरी छोटी सी अर्ज किया, लाइक लोग इरशाद तो बोलो, यस अर्ज किया। कभी सुबह को याद आते हो, कभी शाम को याद आते हो, इरशाद कभी सुबह को याद आते हो, कभी शाम को याद आते हो, कभी इतना याद आते हो कि आईना हम देखते और नजर आ पाते हो। अच्छा लगा, यस ग्रेट। मेरे लाइव क्लासेस में जब मैं शेर शायरी सुनाता था तो कुछ बच्चे बड़े उछल कूद करते थे, उनको बड़ी अच्छी लगती थी मेरी शायरी। पूछो क्यों? क्योंकि अक्सर मेरी शायरी, अभी आप देखेंगे, उन लोगों को बहुत अच्छी लगती है जिनका दिल टूटा हुआ रहता है, राइट? जिनका दिल टूटा हुआ रहता है उनको मेरी शायरी बहुत अच्छी लगती है। देखना, बहुत सारी शायरियां मैं सुनाऊंगा तो आपको बड़ी मजा आएगी। ओके, और जिनका दिल नहीं टूटा हुआ रहता है वो भी सुन लिया करें, कब काम में आएंगे कोई भरोसा नहीं। एनीवेज, ये सब माहौल को लाइट करने के लिए रहता है, क्योंकि कंटिन्यूअस पढ़ने से एग्जॉस्ट हो जाते। वैसे तो देखो, मैं कोशिश करता हूं कि मेरे लेक्चर की लेंथ 40 मिनट्स या 45 मिनट्स से ज्यादा ना। अगर एक आध लेक्चर चले गया तो आप क्या करो, लेक्चर को तब पॉज कर लो, थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ, थोड़ा लाइट एक्सरसाइज करो, फ्रूट्स वगैरह इंटेक लो, बनाना एंड कोई जूस या वाटर इंटेक बहुत ज्यादा लो, है ना। तो 40-45 मिनट्स के बाद आप पक्का एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहिए। ओके, ऐसा नहीं कि कोई कॉन्सेप्ट चल रहा है 45 मिनट्स हो गए बंद कर दो, है ऐसा नहीं। ठीक है, उतना कॉन्सेप्ट खत्म कर लिया, 42 मिनट्स, 45-50 मिनट्स, और फिर आप 5 मिनट का, ज्यादा नहीं, 5 मिनट का ब्रेक, थोड़ा बनाना या फिर और कोई फ्रूट्स का। बनाना गिव्स डायरेक्ट एनर्जी, है ना। या फिर ग्लूकोज वाटर, सीप में ग्लूकोज वाटर पियो, इट डायरेक्टली एक्सिमुलेटेड इनटू ब्लड एंड गिव्स यू एनर्जी, है ना। तो ये छोटे छोटे ट्रिक्स आप फॉलो करो, इससे आपको बहुत मदद है। ओके, चल तो इसके इंपॉर्टेंस देखते और लेक्चर को ये खत्म करते। ओके, तो देखो, टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, इट इज 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम अ बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स। दिस डिटरमाइन्स द टैक्सेबल इवेंट। यस, देखो अब ये क्या होता है बेटा कि ये जो टेरिटोरियल वाटर है, ये आपका बेस लाइन ऑफ इंडिया। ओके, यहां पे ये जो बताया मैंने 12 नॉटिकल माइल्स पे टेरिटोरियल वाटर, और ये दूसरी कंट्री है जापान। जैसे शिप यहां पे आ जाएगी ये टेरिटोरियल वाटर में, तो यहां पे ऐसा माना जाता है शिप ने टेरिटोरियल वाटर क्रॉस कर दिया तो इंपोर्ट शुरू हो गया, है ना। इंपोर्ट शुरू, soon the ship crosses the territorial water, import commences, import start हो जाता है जैसे शिप टेरिटोरियल वाटर को क्रॉस करती है। ओके, कंप्लीट कब होता है बाद में देखेंगे, पहले तो स्टार्ट, इंपोर्ट जैसे ही आपने टेरिटोरियल वाटर को क्रॉस कर दिया, इंपोर्ट शिप। और टेरिटोरियल एक्सपोर्ट के केस में, जब ये गुड्स को इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाएगा, जैसे ही शिप टेरिटोरियल वाटर को क्रॉस कर लेगी जाते समय, इधर जाते समय, जैसे यहां पे चाइना में जा रही है, तो जैसे ही जा रही है तो एक्सपोर्ट खत्म हो जाता है टेरिटोरियल वाटर। ओके, तो इंपोर्ट कहां से शुरू होता है, टेरिटोरियल वाटर से, और एक्सपोर्ट टेरिटोरियल वाटर पे खत्म हो जाता है। तो इसलिए इसे टैक्सेबल इवेंट भी कहा जाता है टेरिटोरियल वाटर। ओके, और आप ये दिमाग मत लगाओ जापान यहां कैसे आया, चाइना यहां कैसे, ये फालतू दिमाग मत लगाओ भाई। है अच्छा, उन लोगों को तो जिनको कुछ मालूम नहीं है उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, सर कहीं भी निकालो जापान, हमको क्या, इंडिया के अंदर मत बस निकालना। तो वो तो अच्छी बात है जिनको पता नहीं, लेकिन जिनको मालूम है वो सब ये चीजों में ना जाए। ओके, तो देखो, thus in case of importation, import of goods will commence when they cross the territorial water, है ना, जैसे टेरिटोरियल वाटर को क्रॉस कर देंगे इंपोर्ट शुरू हो जाएगा, एंड एक्सपोर्टेशन इज कंप्लीट when the goods crosses the territorial, और एक्सपोर्टेशन कंप्लीट भी हो जाता है जैसे गुड्स टेरिटोरियल वाटर को क्रॉस कर। ग्रेट, देन इंडियन कस्टम वाटर्स, जो बताया मैंने अमेंडमेंट, देखो क्या ये अभी 200 नॉटिकल माइल्स तक हो गया, पहले ये 24 नॉटिकल माइल्स हुआ करता था अर्लियर, है ना। अर्लियर इट वाज
24 नॉटिकल माइल्स, लेकिन अभी कट गया। ओके, तो देखो, इन केस ऑफ स्मगल्ड गुड्स द इंडियन कस्टम वाटर प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल। मतलब क्या कि अगर कोई पर्सन ये इंडियन कस्टम वाटर में गुड्स स्मगल्ड करते हुए मिल गया तो उसको इंडियन गवर्नमेंट अरेस्ट कर सकती है और गुड्स को कॉन्फिस्केट कर सकती है, जब्त कर सकती है। तो इंडियन कस्टम वाटर के अंदर कोई भी पर्सन गुड्स को स्मगल कर रहा है, वो गुड्स को जब्त किया जाएगा, कॉन्फिस्केट किया जाए और वो पर्सन को अरेस्ट किया जाए। देखो, दैट इज इफ एनी पर्सन एंगेज इन स्मगलिंग ऑफ द गुड्स कैन बी अरेस्टेड इफ ही फाउंड इन इंडियन कस्टम वाटर। सिमिलरली कन्वेंस फाउंड, कन्वेंस मतलब क्या, शिप हो गई है ना, कन्वेंस फाउंड इन इंडियन कस्टम वाटर कंस्ट्रक्टेड एंड फिटेड इन सच अ मैनर सो एज टू कंसील द स्मगल्ड गुड्स आर लायबल टू बी कॉन्फिस्केटेड। मतलब क्या बेटा, जैसे ये शिप है और ये शिप से यहां पे कोई इंस्ट्रूमेंट डाल के ऑयल वगैरह इससे निकाला जा रहा है ना। देखो, कन्वेंस फाउंड इन इंडियन कस्टम वाटर कंस्ट्रक्टेड एंड फिटेड, यहां पे फिट कर दिया सो एज टू कंसील द स्मगल गुड्स। कुछ गुड्स को स्मगल करने के लिए इसको यूज किया जा रहा है, तो ये पूरे गुड्स को कॉन्फिस्केट किया जा सकता है, जब्त किया जा सकता है। तो पहले तो पर्सन एंगेज इन स्मगलिंग ऑफ द गुड्स कैन बी अरेस्टेड, मतलब वो पर्सन को ही अरेस्ट कर लेंगे। फिर जो भी ऐसे गुड्स रहेंगे वो गुड्स को भी स्मगल्ड गुड्स कॉन्फिस्केट कर लेंगे, जब्त कर लेंगे। एंड द कस्टम ऑफिसर कैन स्टॉप एंड सर्च एनी वेसल एक्सटेंडेड अप टू इंडियन कस्टम वाटर। अगर कस्टम ऑफिसर को कोई डाउट है कि ये वेसल में कुछ गड़बड़ है, मतलब कोई गुड्स स्मगल किए हुए, तो फिर ये गुड्स को, ये शिप को स्टॉप करके पूरी वेसल को सर्च कर सकता है, उसको रोकेगा, पूरे गुड्स को, जो भी गुड्स उसने लाए सर्च करेगा, एक्चुअल में इंपोर्ट है क्या वो सब चेक करेगा। ओके, इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम अ बेस लाइन। देखो, सब डिस्टेंस बेस लाइन से। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन इन द सी एंड सीबेड कैन बी डन अप टू 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन जो रहते वो 200 नॉटिकल माइल्स तक हो सकते, और 200 नॉटिकल माइल्स के बाद फिर होता है हाई सीज, जिसपे हर कंट्री का इक्वल राइट रहता है। ओके, तो हर कंट्री हैज इट्स इक्वल राइट आफ्टर 200 नॉटिकल माइल्स। ओके, सो वेरी बेसिक एंड सिंपल लेक्चर गाइस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कस्टम ड्यूटी एग्जैक्ट क्या रहती। जैसे कि मैंने बोला कि गुड्स, कोई भी गुड्स इंडिया में आ रहे तो आपको पक्का कस्टम ड्यूटी उसके ऊपर पे करना पड़ेगा। ओके, बिना कस्टम ड्यूटी पे किए गुड्स इंडिया में नहीं आ सकते। पहला लेक्चर है, मैं आपको फिर से बता रहा हूं बेटा, हर आप एक कॉपी, पेंसिल, पेन और कैलकुलेटर साथ में ले। मैं जो चीजें बता रहा हूं उसको नोट डाउन करें और उसको अपनी लैंग्वेज में लिखें। बार बार लेक्चर देखना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। इसका रीजन, व्यूज तो है आपको, लेकिन कितनी बार देखोगे, टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा। आपके नोट्स वहां पे बना के रखो, लास्ट मूवमेंट पे आपको यही काम। मैं बार बार आपको ये चीजें बताते जाऊंगा, आप ये बात फॉलो करो बेटा। मेरी बात सुनो, टैक्स क्लियर करना बहुत बड़ी बात नहीं है। ओके गाइस, ग्रेट।